students, welcome back. Today we shall be studying about cofactors and some of the definitions which we have left ahead. So basically जब हम cofactors की बात करते हैं फिर क्या होते हैं cofactors? Enzymes are composed of one or several polypeptide chain. ये हमें पता है जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होती है. प्रोटीन मतलब में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक नहीं मतलब में 2-3 चेन इकट्ठे होकर फिर वो एंजाइम बनते हैं. However, there are number of cases in which a non-protein constituent also called the cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. जैसे कि समझ लो ये एक एंजाइम है. फॉर एग्जाम्पल हमने समझा कि भाई ये एक एंजाइम है. तो ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन इन नेचर. फाइन, क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर. बट बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इसके साथ एक नॉन प्रोटीन मटेरियल अटैच होता है. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है प्रोटीन इन नेचर, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. बट कभी कभार लाइक बहुत नंबर ऑफ केसेस में देखा गया है कि भाई ये जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है, जो एंजाइम होता है, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऐड होता है. नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो प्रोटीन नहीं है, तो दैट इज नॉन प्रोटीन. फाइन, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट उसके साथ होता है जिसकी वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट होता है. फाइन, तो ये जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है उसको आप बोलोगे कोफैक्टर. उसको क्या बोलोगे? कोफैक्टर. तो एंजाइम जो होते हैं समझ लो जैसे कि उसमें प्रोटीन पार्ट होते हैं. सारे एंजाइम में ऐसा नहीं होता बट मेजॉरिटी केसेस में होता है. प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट. और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, जो प्रोटीन नहीं है. फाइन, इसको बोलेंगे कोफैक्टर. फाइन, नाउ जिसकी वजह से ये कैटालाइटिकली क्या होता है? एक्टिव हो सकता है. इन दिस इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम. ये जो प्रोटीन पार्ट है, जहाँ ऐसे दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ये पूरा क्या है? एंजाइम है. ये पूरा क्या है? एंजाइम है. तो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम. क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम. ऐसी सिचुएशन में फाइन जहाँ दो कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, तो ये जो पूरा एंजाइम है, एंजाइम में जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको एपो एंजाइम बोलेंगे और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर. फाइन, अब कोफैक्टर क्या करता है? तो भाई इस एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. फाइन, नाउ 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड. ये जब कोफैक्टर्स की बात करते हैं तो हमने देखा है 3 तरह के कोफैक्टर. ये जो रेड में बताया गया है वो 3 तरह के हो सकते हैं. दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटलाइंस. कोफैक्टर और कोएंजाइम में कंफ्यूज मत होना. तो पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप. फाइन, अटैच हो सकता है इसके साथ, या फिर इसके साथ अटैच हो सकता है कोएंजाइम समझ लो, या फिर तीसरा होता है मेटलाइन. कोई मेटल आयन ऐसा होता है जो इधर अटैच होता है जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होता है. तो 3 तरह के कोफैक्टर देखे गए हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब में क्या होते हैं? वो कौन से नेचर वाले होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. फाइन, जैसे समझ लो इधर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है तो वो क्या होगा नेचर में? तो वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. फाइन, एंड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स दैट इट इज टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम. जब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो पहला तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दूसरा वो बहुत टाइटली बाउंड होता है, बहुत फिट एकदम अटैच्ड होता है इनके साथ, एंजाइम के साथ. और एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज. फाइन, which catalyzes the breakdown of the hydrogen peroxide to water and oxygen. ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन में. कौन? पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज. समझना, ये जो एंजाइम है पेरोक्सीडेज और कैटलेजेस वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और उसमें दैट इज yes, hydrogen peroxide is being converted to water and oxygen with the help of peroxidase और समझ लो या फिर catalases. फाइन, पेरोक्सीडेज हो सकता है या तो कैटलेसिस हो सकता है जो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है, कैटलाइज करता है. अब इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये क्या है? ये एक एंजाइम है. तो इस एंजाइम के अंदर ऐसा कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है? तो इसके अंदर होता है हेम. क्या होता है? हेम, HAEM. तो हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज अटैच टू द एंजाइम पेरोक्सीडेज या फिर कैटलेसिस. फाइन, समझ में आया? तो हेम इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप
of cofactor. Which kind of cofactor? It is a prosthetic type of cofactor which is organic compound and which is tightly attached to the enzyme. दूसरी बात हम करेंगे तो दैट इज कोएंजाइम की. जब कोएंजाइम की बात करते हैं आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये भी कैसे नेचर वाले हैं भाई? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मतलब में बहुत वीक, ज़्यादा टाइट नहीं होता और जब उसकी नीड होती है तभी वे अटैच होता है. फाइन. ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस. जब रिएक्शन होती है तभी ये जाके इसके साथ एंजाइम के साथ अटैच होते हैं. फाइन. तो उसे बोलेंगे ट्रांजिएंट. जब उसकी ज़रूरत होती है तभी ये जाके एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कोएंजाइम. जो क्या करते हैं, पूरी देर उनसे अटैच नहीं रहते, जब एंजाइम को नीड होती है तभी जाते हैं. कोएंजाइम मतलब में एंजाइम को कंपनी देने वाले. फाइन. कोएंजाइम सर्व्स एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स. जब कोएंजाइम्स की बात करते हैं तो कोएंजाइम्स बेसिकली उनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है विटामिन्स. जैसे कि कोएंजाइम Example of the coenzymes are coenzyme nicotinamide, adenine dinucleotide, NAD. NAD क्या है? एक टाइप ऑफ कोएंजाइम है जो किसी और एंजाइम के साथ अटैच होगा और फिर उस एंजाइम को रिएक्शन कंपनी देगा और वो एंजाइम फिर काम कर पाएगा. वैसे ही दूसरा है क्या है? NADP. फाइन. विच कंटेन्स द विटामिन नियासिन. उनके पास क्या होता है? नियासिन करके विटामिन होता है. तो बेसिकली आपको याद रखना है कोएंजाइम जो होता है वो एंजाइम को कंपनी देता है, वो भी ऑर्गेनिक होता है बट उनका जो एसोसिएशन है वो ट्रांजिएंट होता है. और एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम NAD एंड NADP जिनका मेन कंपोनेंट होता है विटामिन, जैसे कि इन दोनों का मेन कंपोनेंट है नियासिन. फाइन. वही चीज़ है आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्स मेटल आयन. बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको ये नॉन प्रोटीन पार्ट में क्या चाहिए तो भाई मेटल आयन चाहिए. उनके साथ कोई मेटल आयन बाइंड हो जाएगा और फिर वो काम करने लगेंगे. फाइन. विच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम form one or more coordination bond with a substrate. Example, zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. फाइन. तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जिंक का. फाइन. जिंक acts at what? It acts as an cofactor. फाइन. It acts as an cofactor by attaching to a given enzyme and attaching itself to the active site. फाइन. कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव. जब कोफैक्टर निकल जाते हैं एंजाइम में से, समझ लो, तो वो एंजाइम काम नहीं कर पाते, वो कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं दिखा पाते. फाइन. द एंजाइम विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. मतलब में जो एंजाइम के अंदर जिन एंजाइम को नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है वो उनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं. फाइन. उनको फिर वो कोफैक्टर्स चाहिए 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 तभी उनकी एक्टिविटी प्रोसेस हो सकती है. फाइन. सो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट कोफैक्टर्स. अब हम जब बात करेंगे तो दूसरी चीज़ है जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है. जैसे कि हमने देखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, प्लांट, एनिमल्स, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. अब ये थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जो हमने आगे सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़े. फाइन. अब उनका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे दिखा सकते हैं? इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर सेल, मोल पर लीटर, एट्सेट्रा. फाइन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस बायोमोलिक्यूल इज द टर्नओवर रेट. टर्नओवर मतलब में क्या होता है? टर्नओवर मतलब में एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होता रहता है. देयर इज कंप्लीट कन्वर्जन टेकिंग प्लेस, कंटिन्यूअस कन्वर्जन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी. जैसे कि आपने ग्लूकोज खाया तो ग्लूकोज एक बायोमोलिक्यूल है, समझ लो. फाइन. ग्लूकोज जैसे आपने स्टार्च खाया तो स्टार्च एक बायोमोलिक्यूल है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल. अब वो स्टार्च जो है क्या बॉडी में स्टार्च की तरह ही रहेगा? नहीं, वो ब्रेक डाउन होगा, वो टर्न होता है इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज फिर और टर्न होता है इनटू डिफरेंट मेटाबोलाइट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह में. तो सारी चीज़ें हमारे अंदर वो ब्रेक डाउन हो रही है. फिर बनने की भी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में. तो कंटिन्यूस जो बायोमोलिक्यूल्स हैं भाई वैसे के वैसे नहीं रहते हैं, टर्न ओवर करते रहते हैं. फाइन.
टुगेदर। और तो इसके लिए टर्न ओवर करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो भाई केमिकल रिएक्शन से ये सारी पॉसिबल है चीज़ें। ऐसे नहीं होता कि भाई स्टार्च अंदर गया और स्टार्च डायरेक्टली ग्लूकोज 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 सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, नहीं भाई, ये इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलती रहती है उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, जो आपको वर्ड याद रखना है। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी आर टुगेदर टर्म टू बी एज मेटाबॉलिज्म। फाइन। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती रहती है, जिनके एग्जाम्पल्स इधर दे रखे हैं, आपको देख लेने हैं एक बार। फाइन। मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट ऑकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड। जैसे कि हम बात करते हैं जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है भाई अकेली अकेली नहीं चलती, वो दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ कनेक्टेड होती है। फाइन। That is, metabolites are converted into each other in a series of linked reaction called the metabolic pathways। जैसे कि ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, वो एक पाथवे में लिंक्ड होती है। जैसे हमने आगे पढ़ा था ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज, जो हमने स्टार्च या ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, अब ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी रिलीज करेगा। तो भाई ये जो सारी प्रोसेस होती रहती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ऐसी बहुत सारी कंटिन्यूअस चेन होती है। अब ये एक जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो भी अकेली रन नहीं करती, इनके साथ दूसरी मेटाबॉलिक पाथवे भी, जैसे कि अभी तो बहुत सारी स्टेप्स हैं इनकी, ये एक जो प्रोसेस है उसकी। फाइन। तो इस प्रोसेस जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, तो ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवे हमारे बॉडी में चलती रहती है। फाइन। दिस पाथवे क्रिस क्रॉस, सारी जितनी पाथवेज होती है वो क्रिस क्रॉस होती रहती है। जैसे कि कहीं जगह पर ये इसका काम पड़ गया तो वे इधर से उस जगह भी जा सकती है। फाइन। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफाइनाइट रेट एंड अ डायरेक्शन। फाइन। उसकी एक डेफाइनाइट रेट होती है, ऐसे नहीं कि किसी भी फैशन में होता रहता है। वो हमारे बॉडी में सारी जो रिएक्शंस है वो प्रॉपर रेट में होती है, ना कि ज़्यादा अमाउंट में होती है, ना कि कम अमाउंट में होती है। फाइन। प्रॉपर रेट होता है, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। जैसे कि ग्लूकोज से नीचे ही जाता है, ना कि पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनता है। फाइन। तो ये मीनवाइल 10 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद बनाएगी पायरुविक एसिड, तो ना कि पायरुविक एसिड से वापस ग्लूकोज बनेगा। तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और पर्टिकुलर फ्लो होता है उसका। फाइन। तो अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन, पहली तो हमने क्या देखा कि हमारे बॉडी में टर्नओवर होता रहता है बायोमोलिक्यूल्स का। दूसरा, ये टर्नओवर किसकी मदद से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और पर्टिकुलर फ्लो होता है, उसका एक रेट होता है, डेफाइनाइट रेट एंड डेफाइनाइट डायरेक्शन होती है उसकी। फाइन। अब ये जो सारी रिएक्शन हो रही होती है भाई ऐसे ऐसे नहीं होती, इसको कोई मदद करने के लिए चाहिए, तो क्या होता है, वो होता है एंजाइम्स, जो हमने पढ़ लिए। फाइन। उनको हेल्प करने के लिए क्या होता है, एंजाइम। जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो हमने पढ़ा हेक्सोकाइनेज चाहिए उसको। फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसको आइसोमेरेज चाहिए। फाइन। तो वैसे उसको एंजाइम चाहिए हर एक स्टेप पे, तो एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया। फाइन। दूसरी चीज़ें हैं कि भाई हम जब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो खुद ऐसी चीज़ें हैं हमारे बॉडी में जो ब्रेक डाउन होती रहती है। फाइन। तो ब्रेक डाउन होती रहती है तो उसको हम बोलेंगे, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। कुछ बन रही है हमारे बॉडी में, जैसे कि एसिटिक एसिड कोलेस्टेरॉल बन रहा है। फाइन। तो वैसे ही ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल। तो कुछ बनने की जो प्रोसेस है, सिंथेसिस की प्रोसेस है, उसे हम बोलेंगे, ऐसी मेटाबॉलिज्म को बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवेज। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में, फाइन, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। फाइन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, जैसे कि एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती है, एना मतलब सिंथेसिस, कैटा मतलब में ब्रेक डाउन, तो जो कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करती है, और कैटाबॉलिक जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का काम करती है। फाइन। जिनके कुछ आदि एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। फाइन। तो बहुत सारे एनाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में होती रहती है। फाइन। वैसे ही हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन की भी प्रोसेस चलती रहती है, जिसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक पाथवे। फाइन। पर ये सारी जो चीज़ें हैं मेटाबॉलिक चीज़ें, वो हमारे बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट, डेफाइनाइट रेट और डेफाइनाइट डायरेक्शन में होती है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अब जब हम बात करेंगे लिविंग स्टेट की, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, अलोंग विद एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, देन मेटाबॉलिज्म, देन टर्नओवर रेट, एंजाइम्स एट्सेट्रा।
the living state. At this level, you must understand that tens of thousands of chemical compounds are there present in the living organism, otherwise called as metabolites. जिसको ऐसे chemical compounds को हम metabolites भी बोलते हैं. हमारे body में बहुत सारे metabolites हैं. फाइन, जैसे कि हम उस chemical compounds को अब हम बोलेंगे metabolites कि भाई हमारे body में बहुत सारे metabolites हैं. फाइन, या फिर हम उनको दूसरा नाम देंगे बायोमोलिक्यूल्स. फाइन, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं. Are present at concentrations characteristics of each of them. For example, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual is going to be, the glucose which is present in a healthy individual is about 4.2 millimole per liter to 6.1 millimole per liter, while that of a hormone would range in nanograms per milliliter. बहुत कम अमाउंट में नैनोग्राम्स में होते हैं. The most important fact about biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of this biomolecules. हमारे बॉडी में एक steady state होता है. steady मतलब में fixed state. fixed state मतलब में इसके बीच में ही होना चाहिए भाई. जैसे कि ये रेंज है उसके बीच में ही होना चाहिए हमारे बॉडी का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन. ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम. वैसे ही हार्मोन्स का लेवल इसी नैनोग्राम कुछ पर्टिकुलर रेंज होती है उसमें ही होना चाहिए. तो एक हमारे बॉडी में होता है स्टेडी स्टेट. क्या होता है? स्टेडी स्टेट. ये आप याद रखना. बट दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स. ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं. जैसे कि द स्टडी स्टेट, जब भी आपको पता होगा, जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि भाई एक स्टडी स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं द स्टडी स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट वेरिन हमारे बॉडी में जो स्टडी स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. इक्विलिब्रियम होता है मतलब में क्या होता है? इट विल नॉट डू एनी फॉर्म ऑफ रिएक्शन. जैसे कि वो मिड पॉइंट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इट विल नॉट गो अहेड, इट विल नॉट गो बिहाइंड. वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. तो हमारे बॉडी में स्टेडी स्टेट तो होता है. स्टेडी मतलब में फिक्स स्टेट तो होता है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड होती है सारी चीज़ों की, बट वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. नॉन इक्विलिब्रियम मतलब में वो कंटिन्यूस या तो ब्रेक डाउन होगा या तो फॉर्म होगा. तो इसीलिए हमको याद रखना है कि हमारे बॉडी में इन अ लिविंग स्टेट देर इज़ ऑलवेज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू परफॉर्म वर्क. वी ऑलवेज हैव अ नॉन इक्विलिब्रियम. नॉन इक्विलिब्रियम होती है हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं या तो बन रहे होते हैं, कुछ फॉर्म हो रहा होता है या तो ब्रेक डाउन हो रहा होता है. और स्टेडी स्टेट होता है मतलब में उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है, एक फिक्स्ड फ्लो में होती है. फाइन. So that is what we need to remember. All the living state is in any of the living state is possible because of the non-equilibrium steady state inside our body. Non-equilibrium मतलब में वो reaction कर सकती है और steady state मतलब में it is in a fixed amount and तभी हमारी body work कर सकती है. अगर ये state हिल जाए तो that is we are going to die. Fine. That is if we do not have steady state or not, nor we do have a equilibrium. अगर हमारे body के biomolecules equilibrium state में आ जाते हैं तो वो कुछ form या कुछ break डाउन नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. यू नीड टू जस्ट कंप्लीट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.